नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतनु गुप्ता सर और बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त वेस्ट बंगाल में। अनएक्सपेक्टेडली चीजें हो रही हैं और प्लेजेंटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस होते हैं ना तो एक बैक ऑफ माइंड चलता है। आज यहाँ ये हो रहा होगा, आज वहाँ वो हो रहा होगा। उस सबसे परे आज डेवलपमेंट्स बहुत सुखदाई हैं अभी तक। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। जी, नमस्ते। जी, वेस्ट बंगाल के ऊपर कमेंट्री आज जो हो रहा है वहाँ से शुरू करूँगी और फिर थोड़ा-सा बैक में जाऊँगी, रिवर्स इंजीनियरिंग करूँगी। जी। जी, 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 जी। देखिए आज पहले चरण का मतदान है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 2 चरण का मतदान है, वहाँ तमिलनाडु में भी है आज, वहाँ पे तो एक ही चरण में है। तो आज करीब 152 सीट्स पर चुनाव हो रहा है, जिसमें एक ही रीजन नहीं है, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल दोनों हैं, लेकिन साउथ बंगाल में जो आपको पता ही है मुर्शिदाबाद, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, पुरुलिया वो सारी जो कंटेंशियस सीट है अ, उसमें से बहुत जगह आज पोलिंग हो रही है और सुबह से अगर आप चित्र देखें, एक तरफ आपको अच्छा दिखेगा भई दोपहर तक 1 बजे तक 60-62% पोलिंग हो गई है, जो एक तरह से अच्छा संकेत है और वो वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा के लिए वैसे भी अच्छा है। इन तीनों जगहों पर या ईस्ट की कई जगहों पर आप शाम तक 80-80% वोटिंग होती है, तो मैं उससे अचंभित नहीं हूँ। हाँ, मतलब एकदम से दोबारा से इट्स अ रिमाइंडर अगेन कि वेस्ट बंगाल में ऐसा ही होता है, जो अच्छा सूचक भी है। और ऐसी कोई रिसर्च नहीं है कि बढ़ी हुई वोटिंग किसके फेवर में होती है, दोनों तरह के कंक्लूजन्स हैं। लोग कहते हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग इनकम्बेंट के लिए होती है, कोई कहता है बढ़ी वोटिंग नई पार्टी के लिए होती है। लेकिन पास्ट में दोनों तरह के ही रिसर्च में रिजल्ट्स आए हैं कि बड़ी वोटिंग किसके फेवर में है। तो अभी देखिए 1 बजे तक अगर 62 हो चुकी है, गर्मी का समय है, कुछ लोग अर्ली पोलिंग कर देते हैं क्योंकि ये 1 से लेकर 4 बजे तक का टाइम में पोलिंग लो हो जाती है, कहीं पे भी इस समय गर्मी के समय में। हर समय ही गर्मी है, जहाँ-जहाँ वोटिंग हो रही है, वहाँ हर जगह ही गर्मी है इस समय। तो लेकिन ये शाम तक फिर बढ़ेगी 4 से 5 साढ़े 5 और क्योंकि जो पोलिंग बूथ की लाइन में लग चुका होता है, उसको 6 बजे तक भी अलाउड होता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़े आराम से 80% टच करेगी। जो सीन दिख रहे हैं हमें, खासकर जो मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं, उसमें काफ़ी गहमा-गहमी वाले सीन दिख रहे हैं। जहाँ दिख रहा है मुझे विश्वजीत मंडल जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, शुभेंदु सरकार, शुभेंदु अधिकारी नहीं, शुभेंदु सरकार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो उन सब पे अटैक हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल के टीएमसी कैडर के लिए बड़ा अलग है ये, कि भई हम अपने मन-मर्जी चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? हम जिससे वोट डलवाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं डलवा चाह रहे हैं? हम फेक वोट क्यों नहीं डलवा पा रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल लेयर है। सीआरपीएफ की लेयर है, फिर बीएलओ आपका आईडी कार्ड चेक कर रहा है, अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, पोलिंग एरिया को छोड़ के। यहाँ पे आप वोट कास्ट करेंगे, वो सीसीटीवी में नहीं है क्योंकि कोई देख नहीं सकता, सीक्रेट बैलेट होता है। लेकिन तो इसलिए फर्जी मतदान कराना जो जो टीएमसी की और पहले सीपीएम, सीपीआई की और टीएमसी की कहा जाता है, एक तरह से वन ऑफ द कोर एरियाज़ कही कही जाती थी, वो लड़खड़ा रही है और वो लड़खड़ा रही है अगर आपका विनिंग फ़ॉर्मूला लड़खड़ाएगा तो आप झुँझलाएँगे। वो झुँझलाहट फिर आपकी लड़ाई में निकलेगी, चीख-चिल्लाने में निकलेगी, लेकिन इस समय वो चल नहीं पा रही है। जो आपने कहा स्टार्टिंग में कि जो सुखद दृश्य आ रहे हैं, वो देखने में थोड़े-से विचलित करने वाले हैं, लेकिन वो सुखद है कि आप फर्जी वोट नहीं डाल पा रहे और सीआरपीएफ उनको दौड़ा-दौड़ा के भगा रही है। तो होपफुली ये कई कमेंटेटर्स ने कहा था, अगर फेयर इलेक्शन हो गया, तो भाजपा जीत रही है। बस वो फेयर इलेक्शन हो गया, वो अगर बहुत बड़ा अगर था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें पहले तो फर्जी वोटर थे, जो बहुत सारे कटे एसआईआर से। फिर भी मेरे ख्याल से कुछ स्नीक इन कर गए होंगे। उसके बाद भी तरीके हैं कि जो ये लोग देखते हैं कौन वोट डालने नहीं आ रहा है, उसका वोट डाल देते हैं ये लोग। तो बहुत बड़े तरीके हैं। देखिए टीएमसी ने लेफ्ट से सीखे हैं वो। किसी जगह पे काबिज होना लंबे समय तक इतना आसान नहीं होता। इतनी सारी बिना कुछ काम करे, बिना इंडस्ट्री को बुलाए, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के साथ आपको यानी कुछ पैंतरे अपनाने पड़ते हैं। या तो अच्छा काम जैसे योगी आदित्यनाथ की तरह, वो एक अलग पैंतरा है कि अच्छा काम करते हैं ना जनता आपके मंत्रमुग्ध रहेगी। अगर आप काम भी नहीं कर रही है, ना इंडस्ट्री ला रही है, हालत खराब है, आपका बजट में इतनी इश्यू है, उसके बाद भी आप जीतने आ रही हैं, यानी आपके पास चुनावी कुछ पैंतरे हैं। जो पैंतरे आज विफल होते दिख रहे हैं, तो आपको ग्राउंड में टीएमसी बहुत झुँझलाती हुई दिखेगी। इस बार पूरा छावनी बना के रख दिया है सर पूरे के पूरे इसमें। अच्छा, मुर्शिदाबाद में हुआ या कहीं पे भी हुआ, ये सब सारी जगह रीपोलिंग होगी? बिकॉज़ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि किसी भी बूथ में जहाँ 30 मिनट्स अगर कैमरा नहीं चल रहा है, तो रीपोलिंग जी। होगी। वायलेंस जी हुआ हाँ, तो बिल्कुल, रीपोलिंग। बिल्कुल, 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 हाँ। देखिए, बूथ होते हैं एक-एक सीट पे करीब अलग-अलग संख्या होती है हर राज्य में, लेकिन 300 से साढ़े 300 विधानसभा में बूथ होते हैं और लोकसभा में करीब 1800 से 2000 बूथ होते हैं। तो ये तो विधानसभा का इलेक्शन है, तो 350 से 500 तक बूथ होते हैं। तो बिल्कुल रीपोलिंग हो सकती है और अभी तो एक और फेज़ भी बचा है, तो उसके अंडर-अंडर पहले में जो भी नहीं होगी, उसमें रीपोलिंग होगी। जैसा आपने कहा कि कैमराज़ इंस्टॉल्ड हैं, बाहर के गैलरी से लेकर अंदर तक 100 मीटर तक कोई
संदिग्ध व्यक्ति अलाउड नहीं है, पहले वोटर के साथ कोई और भी चला जाता था, वो भी अलाउड नहीं है, बाइक मूवमेंट अलाउड नहीं है 100 मीटर में, जिससे कोई जल्दी से कम्युनिकेट करके इधर-उधर कुछ करे। तो काफ़ी जैसे आपने कहा छावनी बनी हुई है और इस बार ये भी अच्छी चीज़ है कि वोटिंग तक सीआरपीएफ उसके आगे तक रहेगी, जिससे ऐसा नहीं है कि मार-पिटाई शुरू हो जाए और सारे कैमराज़ वॉच हो रहे हैं, जो कि कोई धांधलेबाज़ी ना कर सके। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक छावनी बनी और ऐसा ही होना चाहिए देखिए। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये भी एक कमेंट्री है वहाँ के आज तक के 70 साल के शासन की। वो सीपीएम पे भी कमेंट्री है और वो तृणमूल पे भी कमेंट्री है, क्योंकि तृणमूल ने कुछ नहीं कहा, सीपीएम के फ़ॉर्मूले को अपना लिया। उन पे कमेंट्री है कि आपके यहाँ ऐसे चुनाव करवाना पड़ रहा है। तो जहाँ पे भी चुनाव ऐसे करवाना पड़े, वो कमेंट्री है उन वहाँ की सरकारों में कि वहाँ पे इस तरह का डर बनाया गया है, इस तरह की स्वच्छता नहीं रखेगी कि लोग फेयर फेयर इलेक्शन कर पाएँ और यही उनके चुनाव जीतने के तरीके रहे। ना कि अच्छा काम उनका चुनाव जीतने का तरीका रहा। तो वो चुनाव के दिन दिख भी जाता है। सर ये 2 फ़ेज़ेज़ में हो रहा है, तो फर्स्ट फ़ेज़ में किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीटें हैं, बीजेपी की या टीएमसी की? देखिए ये मतलब बीजेपी के पार्टी हाँ, नहीं बीजेपी के लिए पहला फ़ेज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनको गेन करना। लेकिन देखिए सीटें अगर आप देखेंगे तो एक तो इक्वली डिवाइडेड है। 294 सीट में से 152 अभी है, 142 बाद में है। तो मतलब ऑलमोस्ट बराबर-बराबर हैं और दोनों ही जगह जैसे अभी नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल दोनों में हो रहा है। तो ऐसा कह पाना सीधे-सीधे तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ख़ासकर ये जो मैंने साउथ बंगाल की सीटें बताई आपको मुर्शिदाबाद, ईस्ट मिदनापुर ये रीजन्स के नाम बता रहा हूँ मैं, इसमें कई-कई सीटें हैं। पुरुलिया बीरभूम वेस्ट बर्मादन। तो इस समय टीएमसी का कब्ज़ा है। लेकिन इस समय देखिए भाजपा और टीएमसी नेक टू नेक आ चुके हैं। तो अब इसकी सीट, उसकी सीट अपार्ट फ्रॉम वो 40-50 जो बिल्कुल ही मुस्लिम बहुल सीट है, उनको छोड़ दिया जाए। तो अगर आप पिछले चुनाव में देखें तो 10% का डिफरेंस था। 10% का डिफरेंस मतलब अगर भाजपा को जीतना है तो करीब 5.5% वोट ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है? अगर इसमें मैं एब्सोल्यूट वोटों में कहूँ तो आपको समझना आसान होगा, आपके दर्शकों को समझना आसान होगा। कितने वोटों का डिफरेंस था? करीब इतना 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले टीएमसी को और 2 करोड़ वोट मिले भाजपा को। तो अंतर था एग्ज़ैक्ट टू बी प्रिसाइज़ 58.5 लाख्स। मोटा-मोटा पकड़ लें तो 60 लाख वोटों का फ़र्क था। अब पूरे पूरे वेस्ट बंगाल में बूथ कितने हैं? 80,700 बूथ हैं। देख पोलिंग तो बूथ पे होती है ना, हम लोग तो बड़ा-बड़ा बात करते हैं, मुझसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। एक बूथ वाले को तो एक बूथ पे देखना है कितना वोट पड़ा। जो आप ये सारे सीन देख रही हैं टीवी पे वो एक-एक बूथ के दिखा रहे हैं ना। पूरे स्टेट पे तो जो होता है वो होता है। तो ये जो 80,700 बूथ हैं, अगर मैं इनसे डिवाइड करूँ उन 60 लाख वोटों को तो मात्र 70 वोट आते हैं एक सीट पे। जिसका फ़र्क था टीएमसी और बीजेपी के बीच में। और 70 के 70 नहीं चाहिए भाजपा को, 70 में से 40 चाहिए बस। तो आप वो बूथ जीत जाएँगे, वो बूथ जीत जाएँगे, तो आप ऐसे बूथ करके चुनाव जीत जाएँगे। तो मतलब फ़र्क इतना मामूली है और ये बात अगर मैं कह रहा हूँ तो ममता जी को भी पता है, उनकी पूरी टीम को पता है, कि उनका मामला कहाँ तक पहुँच चुका है और इसके बीच में एसआईआर आ जाती है, यानी कि फर्जी वोटर कट जाते हैं। इसके बीच में भाजपा की जो अपनी गति है वो बढ़ रही है। भाजपा ने जो 5 साल काम किया है, संघ के कैडर ने जो 5 साल काम किया, उसकी गति आ जाती है। इसके बीच असदुद्दीन और हुमायूँ कबीर छोटा-छोटा भी वोट लेंगे, आपको बहुत वोट चाहिए नहीं, हर बूथ पे कितना वोट मैंने बताया आपको? 35 वोट एक्स्ट्रा चाहिए भाजपा को बस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं असदुद्दीन तो वोट ही नहीं काट रहे, हुमायूँ कबीर तो वोट ही नहीं काट रहे। आपको कैसे पता भाई? युवाओं में बड़ा क्रेज़ है असदुद्दीन ओवैसी का, मुस्लिम युवाओं में बड़ा क्रेज़ है। 35 युवाओं को पलटना है बस, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। और क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम वो अलग-अलग बिल्कुल ताकत से चुनाव लड़ रही है। अधिकतर ऑलमोस्ट पूरी-पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आपने सुबह-सुबह राहुल गांधी का वीडियो देखा होगा, वो कार में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का करप्शन था, इसलिए भाजपा सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने तो सरकार बनवा दी है भाजपा की। राहुल गांधी ने ऑलमोस्ट सरकार बना दी है भाजपा की सुबह-सुबह, आज वीडियो बना के और उसमें ममता का करप्शन, इन ममता का करप्शन अगर राहुल गांधी को पता है, तो लोगों को भी पता है। तो जो कांग्रेस और ये जो सीपीएम वोट ले रही है, ये भी खाते जा रहा है और ममता की अपनी इनकम्बेंसी है। उन्होंने गवर्नेंस में कुछ नहीं करा, जो जो मामले आए महिलाओं के देखिए ममता का जो चुनावी ढांचा था, वो था ममता का खुद का ब्रांड 3M कह सकते हैं आप उसको। जो ममता का चुनावी फ़ॉर्मूला है वो 3M है। वो क्या है? उसमें पहला M है ममता खुद, मतलब ममता की अपनी छवि, एक जुझारू छवि, एक लड़ने वाली छवि। दूसरा महिला, महिला को वोटर मिलता था, महिला क्योंकि एक सशक्त महिला से महिला जुड़ती थी। देखो दीदी हमारी हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रही है। दूसरा, तीसरा मुस्लिम, तीसरा मुस्लिम। अब ये तीनों का जो किला है उनका, वो ढह रहा है। ममता की खुद की ब्रांड कम हुई है, हमने देखा है ममता की खुद की ब्रांड कैसे कम हुई है, कैसी झुँझलाती हुई दिख रही है वो। महिला वोटर उनसे छिड़क रहा है, चाहे वो आरजी का केस हो, चाहे वो शहंशाह वाला केस हो, महिलाओं के पीछे वो खड़ी नहीं दिखाई देती है। और मुस्लिम भी उनसे छिड़कता दिख रहा है, लग रहा है कि अगर मुझे देना है तो मैं सिद्ध नवासी के पास जाऊँगा, मैं हुमायूँ कबीर के पास जाऊँगा, मेरा रिप्रेजेंटेशन तो हो मेरा।
तो ये जो जब 3 में सेंध लग रही है और जो फर्जी वोटर था मुस्लिम का वो भी कट रहा है। वो हमने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। वही झुंझलाहट हमने देखी जब 7 जुडिशियल ऑफिसर को कैसे घेर लिया गया था। अभी कुछ 3 हफ्ते पुरानी बात है। तो ये जो उनका किला अब ढह रहा है, ये आपको जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं उसमें दिख रहा है। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, इससे मैक्सिमम क्या होगा, उस जगह पे रीपोलिंग हो जाएगी और फोर्सेस लग जाएँगी और फिर इलेक्शन होते हुए तरफ दिख रहा है। वोटिंग इस बार महिलाओं का दोबारा से काफ़ी बम्पर रहा है और महिलाएँ ज़्यादातर अभी तक जो वोटिंग का पिक्चर्स आ रहे हैं या फिर ये कहिए बीजेपी की वोटिंग गढ़ हैं, तो ज़्यादातर हिंदू महिलाएँ नज़र आ रही हैं। मुस्लिम महिलाओं के अभी तक वो शायद नेक्स्ट फ़ेज़ में नज़र आएगा क्योंकि वो मुस्लिम एरिया या टीएमसी का ज़्यादा है। देखिए ना टीएमसी इज़ इक्वल टू मुस्लिम नहीं हो गया कुछ ऐसी सी नहीं, ये इसमें कोई मतलब इसमें कोई मज़ाक की या सटायर की बातें नहीं है ना, ऐसे हो गई हैं ये पार्टियाँ ना और इन्होंने कहा भी है चिल्ला-चिल्ला के ना, ऐसा नहीं है कि ये आपको संकेत पड़ रही हैं, इन्होंने सामने-सामने से कहा है चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, टीएमसी हो, उन्होंने सामने से कहा है, इसमें कोई छुप के हमें मतलब ऐसे धीमे कोई कैटवॉक करने की ज़रूरत नहीं है चुपचाप, वो सामने से अभी आपको याद है उन्होंने जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या है कांग्रेस इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इक्वल टू कांग्रेस मतलब इससे अब और क्या बोल देंगे आप? मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि भई जो लायन शेयर ऑफ रिसोर्सेज शुड बी फॉर माइनॉरिटी और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों के लिए उन्होंने साफ कहा है। देखिए गायत्री जी अ, कांग्रेस का फ़ॉर्मूला क्या था चुनाव जीतने का और वो फ़ॉर्मूला उसने कैसे सारी रीजनल पार्टीज़ को सिखाया। टीएमसी कांग्रेस ही तो है, कांग्रेस का सारा वोट लेके तो टीएमसी बन गई। टीएमसी कोई अलग पार्टी नहीं, वो कांग्रेस ही समझ लीजिए। मतलब डीएनए जो चुनाव जीतने का तरीका, जो मानसिकता है, वो क्या है मानसिकता? मुस्लिम को अपीज़ करो, उनका वोट ले लो। उनके घुसपैठिए तो घुसाओ, उनको डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड उनकी कोई डिमांड है, उसको मानते रहो। मतलब दुर्गा पूजा का रथ यात्रा नहीं चलेगी क्योंकि उस दिन कोई मुस्लिम त्योहार है। ये तक मान लो। मतलब आपको कोर्ट में जाना पड़ता था, आपको वेस्ट बंगाल में कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर आपको हनुमान जयंती मनानी है, अगर आपको राम जी की जयंती मनानी है, अगर आपको दुर्गा पूजा ठीक से मनानी है, तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको जो ममता जी की सरकार है, वो नहीं रेस्क्यू करके देगी। और ऐसा ही पहले सीपीएम के समय में होता था, तब उतना न्यूज़ मीडिया नहीं था, तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। तो ममता जी इज़ एक्ज़ैक्टली ट्रू कॉपी, ज़ेरॉक्स कॉपी जैसे लेफ्ट ऑर्गनाइज़ करता था। तो कांग्रेस का फ़ॉर्मूला क्या था? मुस्लिम को अपीज़ करो और हिंदुओं को जाति में बाँट दो। हिंदू को हिंदू मत बोलो। हिंदू को बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम अलाना हो, तुम फलाना हो और उसमें से किसी 1-2 जाति को कॉप्ट कर लो और उनको मिला के कोalition बना के आपकी 29%, 25%, 29%, 32% के बीच में सरकारें बन जाती थी। भाजपा आई, उन्होंने कंसोलिडेशन करा। भाजपा ने 2 प्लैंक पे कंसोलिडेशन करा। एक तो हिंदुओं को हिंदुत्व पे कंसोलिडेशन करा कि भई कौन कौन पार्टी है जो राम मंदिर बनाएगी सालों के बाद? कौन मंदिर है जो मंदिरों को टच करेगी, उनके कॉरिडोर्स बनवाएगी, उनको बड़ा करेगी? कौन प्रधानमंत्री है तो बाहर जाके ताजमहल नहीं देगा, बाहर जाके गीता गिफ्ट करेगा जब वो ओबामा से मिलेगा, जब वो ट्रम्प मिलेगा। मतलब आप अपनी अपनी जो संस्कृति है उसको जिसे हम कहते हैं ना वियरिंग ऑन योर स्लीव्स मतलब आपको शर्म नहीं है कि मैं टीका लगा के जाऊँगा, भारतीय वस्त्र पहन के जाऊँगा, मैं सिंगोल भी पार्लियामेंट में लेके जाऊँगा, मुख्यमंत्री भी मेरे हेमंत बिस्वा और योगी आदित्यनाथ जैसे होंगे। तो वो जब छवि आई तो हिंदुत्व कंसोलिडेट हुआ। दूसरा कंसोलिडेशन हुआ बेनिफिशियरी के नाम क्योंकि सरकार इतनी अच्छी चलने लगी, तो आपके पास दूसरा रुख देखने की जरूरत ही नहीं थी। आप एज़ अ बेनिफिशियरी वोट करने लगे, आप ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित वोट नहीं करते थे, करने लगे। तो इन दोनों प्लैंक से ये जो पूरा अर्थमेटिक था कांग्रेस का या टीएमसी का या समाजवादी पार्टी का या आरजेडी का, ये बिगड़ गया, जो उनका फ़ॉर्मूला था। अब इस नए फ़ॉर्मूले में भाजपा तेज है, क्योंकि उसको कंसोलिडेट हिंदू प्लैंक पे भी करना आता है, उसको बेनिफिशियरीज़ करना आता है। जब योगी आदित्यनाथ वेस्ट बंगाल में चुनाव रैली करने जाते हैं और इतनी भीड़ आती है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है भाजपा का सिग्नल है कि अगर भाजपा जीतेगी तो ऐसा ही मुख्यमंत्री तुम्हें भी मिलेगा, जो ऐसा ही काम करेगा, जो इंडस्ट्री लाएगा, जो कानून व्यवस्था ठीक रखेगा, जो आपकी सड़कें चाक-चौबंद करेगा, जो आपके यहाँ एयरपोर्ट लाएगा, जो कंपनियाँ भाग-भाग के गुजरात चली गई, महाराष्ट्र चली गई, तमिलनाडु चली गई, वो कंपनियाँ फिर से आएँगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है उनका। तो ये संकेत देता है, योगी आदित्यनाथ केवल भगवान नहीं है, वो साथ में गुड गवर्नेंस का प्रतीक भी है। तभी वो जाते हैं तो वो उसका प्रतीक लेके जाते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री कोई आपके यहाँ भी हम देंगे, जो इस तरह से काम करेगा। तो ये जब लोग देखते हैं, तो उनको उनको दिखता है, उनको एक होप दिखता है और आपको एक मज़े की बात बताऊँ गायत्री कि 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई, कांग्रेस से निकल के, ठीक? उनका भी करीब 1 दशक से ज़्यादा का संघर्ष रहा। 2011 में उन्होंने पहली बार सरकार बनाई, है ना? मतलब कितना हो गया करीब 11 इधर और 2 13 साल मतलब पार्टी बनाने के 13 साल बाद। और अगर आप 2009-2010 की न्यूज़ देखें, तो ममता बनर्जी सेंटर में जा रही हैं, वहाँ पे उनकी प्रणब मुखर्जी से अच्छी पहचान है। प्रणब मुखर्जी कभी फाइनेंस, कभी डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो जाके क्या कह रही हैं वहाँ पे? आपको हमें ऐसी तब कांग्रेस की सरकार है सेंटर में वो ममता बनर्जी कह रही है कि फेयर इलेक्शन करवाइए। अगर फेयर इलेक्शन हो गया तो मैं जीतूँगी।
आप आयरनी देख रही हैं? क्योंकि उनको पता था सीपीएम का फॉर्मूला ही वही था कि फेयर इलेक्शन नहीं होने देना है। फेयर इलेक्शन ना होने के क्या तरीके हैं, है ना? एक तो वो सबसे अच्छा सिंपल तरीका लोगों को डरा धमका दो क्योंकि ईवीएम के आने के बाद से इन लोगों का बड़ा मुश्किल हो गया गेम। पहले तो ये क्या कर लेते मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद टाइप के लोग पाल लेते थे, ऐसे सब जगह थे। पाल लेते थे, उनसे चुपचाप पोल रिगिंग करवाते थे। अब जैसे ईवीएम आ गया तो वो करना मुश्किल हो गया। तो ये तब ये नया तरीका निकाला, या तो फेक वोटर बड़ी संख्या में डालो या फिर जो एरिया आपको लगता है दूसरी पार्टी को वोट कर सकते हैं, उन एरिया में टेरराइज़ कर दो। देखो मुझे क्योंकि बूथ तो बूथ पता लग जाता है रिजल्ट आपको। पूरे गाँव का रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट पता लग जाता है। जब पोलिंग बूथ खुलते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, कि पता ना लगे किस बूथ से क्या है। बूथ बाय बूथ रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए। क्या पता वो ट्रांसपेरेंसी होती हो, लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी को भी पता लग जाता है, बाद में टेरराइज़ करती है। देखो तुमने मुझे वोट नहीं करा, अब तुम्हारा 5 साल में हालत खराब कर दूँगी। या फिर पहले से डरा देती है, अगर इस मुझे पता लग गया इस गाँव में, मान लिया गाँव में 1000 वोट हैं और पोलिंग बूथ से में पता लग गया कि 700-800 वोट दूसरी पार्टी को हैं, तो ममता को टेरराइज़ करेंगी। तो ये 2 तरीके होते थे, ये 2 तरीके अब उनके काम नहीं कर पा रहे। और ममता इसी के लिए कांग्रेस सरकारों से, प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाती थी कि फेयर इलेक्शन करवाइए, और आज जब फेयर इलेक्शन होने के जा रहा है तो बहुत डर रही है। तो मतलब कहते हैं ना पूरा सर्किल वापस आ गया। उन्होंने सीपीएम की नीतियाँ अपनाते-अपनाते, चाहे कंपनियों को बाहर भेजना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को बाहर भेजना हो, वो कि भई मैं बिल्कुल लेफ्ट की जिससे तरह चलूँगी, जिससे नफ़रत करती थी उन्हीं के जैसी बन गई। उन्हीं के जैसी हो गई। ये मेरे ख्याल से हम कहते भी हैं ना, जिससे आप बहुत नफ़रत करते हैं, उसी के जैसे हो जाते हैं आप ना। अब उन्हीं के तो रेप्लिका बन जाते हैं। जी। लेकिन एक लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे स्ट्रैटेजी की तरह लिया, क्योंकि बंगाल में वो स्ट्रैटेजी काम करी, तो उन्होंने उस स्ट्रैटेजी को कॉपी कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा काम करने से कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। आप क्या करोगे, तरीके हैं, आप क्या करो, आप इंडस्ट्री नहीं दे रहे हो, आप सड़कें नहीं बना रहे हो, आप एयरपोर्ट नहीं बना रहे हो, है ना? बाकी तो जनता देख रही है। तो आप क्या करो, थोड़ी-सी स्कीमें देके जनता का मुँह बंद करवा दो। अपने कैडर को खुश रखो, अपने कैडर को काम देते रहो, ठेका-पट्टा देते रहो। अपना कैडर आपको एक्टिवेट रखेगा, और अगर दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बन रहा है, तो उसको इतना टेरराइज़ कर दो, इतना वायलेंस कर दो कि दूसरी पार्टी में लोग ही ना जा पाएँ। ये सिंपल टेक्नीक थी, जो वेस्ट बंगाल में चलती थी, जो सीपीएम चलाती थी। उसको बड़ी मुश्किल से ममता ने हथियाया। अब उनका ग्राउंड जा रहा है, क्योंकि अब देखिए अब की राजनीति में फ़र्क बहुत है। 2005-6 के पहले, 7 के पहले राजनीति आसान थी। 2014-15 की राजनीति में लोग सोशल मीडिया के आने से जानकारी का अभाव अब नहीं कर सकते आप। अब पुरुलिया में आदमी बैठा हुआ यूपी के वीडियो देख रहा है ना, कि जो यूपी इतना पीछे था, जो बिहार इतना पीछे था, वहाँ तो अच्छी सड़कें हैं, वहाँ तो अच्छे एयरपोर्ट है, वहाँ तो अच्छी शिक्षा है, वहाँ तो अच्छी इंडस्ट्री आ रही है, वहाँ तो जॉब आ रही है, वहाँ तो प्रधानमंत्री जा जाके नई फैक्ट्रियों का उद्घाटन कर रहे हैं बार-बार जाके। तो ये पहले नहीं दिख पाता था। पहले कौन पेपर पढ़ता था, रेडियो में खबर आई तो नहीं। अब जो सोशल मीडिया से खबर आती है, तो यार मुझे भी चाहिए ऐसा। मुझे ऐसा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं, मुझे ऐसी सरकार क्यों नहीं। तो अब आप लो गवर्नेंस से सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो गया, तभी ये सारे पत्ते झड़ रहे हैं आजकल। इस तरह के पत्ते जो हैं, जो पुराने, जो केवल एक सतरफ से, पुलिस के थ्रू, दबंगई से सरकारें चला लेते थे, अब वो पत्ते झड़ रहे हैं। अब गुड गवर्नेंस की सरकारें चल पा रही डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। हैं। डर का डर खत्म हो जाए, ठीक कह रहे हैं। राइट। अच्छा, ये एक इकलौता स्टेट है जहां पे बीजेपी ने अपना 150% दे दिया है। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी जब वोटिंग हो रही है, इफ आई एम यू नो मोदी जी नादिया में रैली करते हैं, वहां पे वो झालमुरी का फिर से जिक्र कर रहे हैं कि झालमुरी खाया तो मैंने, मिर्ची लगी टीएमसी को। तो अमित शाह 15 दिन बैठे। देखिए, आई विल गिव दिस क्रेडिट टू ममता बनर्जी, चाहे टेररिज्म, वायलेंस, करप्शन, वट एवर शी यूज्ड, बट होम मिनिस्टर को दिल्ली से उठा के 15 दिन उन्होंने वेस्ट बंगाल में अगर बिठा लिया, तो भाई मानना पड़ेगा कि वो अपने, शी हैज शी इज यूज्ड एवरीथिंग शी हैड। जी। नहीं, ये तो मैं कहूँगा अभी क्रेडिट टू ममता बनर्जी, कि जितने देखिए अभी 4-5 ही अपोज़िशन के बड़े फेस बचे हैं। मैं तो उसको राहुल गांधी उसमें नहीं गिनता हूँ, क्योंकि वो तो मेहनती नहीं है ना बहुत ज़्यादा। स्टेट में खासकर जो स्टेट की पॉलिटिक्स ज़्यादा मुश्किल पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि तो उसमें अखिलेश यादव एक चेहरा है, उसमें स्टालिन एक चेहरा है, उसमें तेजस्वी यादव एक चेहरा है, जो चेहरा बिल्कुल उतर गया है बिहार में, और ममता बनर्जी एक चेहरा है। ममता बनर्जी उसमें बड़ा चेहरा है। ममता बनर्जी सच में ज़मीन की और ममता बनर्जी ने इनहेरिट नहीं करी है। पुराने जो ज़माने की, जो पिछली पीढ़ी की जो पॉलिटिशियन है, वो केवल ममता ममता ही बची हैं इस एरा में, जिन्होंने खुद सत्ता ली है। इनके किसी बाप-दादा ने सत्ता नहीं दी है, तो उनको पता है, इन्होंने सत्ता भी खुद ली है और उनको सँभाला भी खुद, और लंबे समय सँभाला। 3 सरकारें चलाई हैं बढ़िया। पहले भी वो सेंटर में रही हैं, भाजपा के साथ भी ऑपरेट करती थी। उनका भाजपा को भी समझती हैं वो, कि भाजपा की क्या राजनीति है, क्या तरीका है, क्या कार्य करता है। तो ये उनको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक भाजपा की बात करूँ, कि आपने कहा कि अमित शाह को 15 दिन बिठा लिया, देखिए अमित शाह तो 4-5 दिन म्युनिसिपल इलेक्शन में भी जाके बैठ जाते हैं, जहाँ इम्पोर्टेंट होता है। ये तो यू हैव टू गिव इट टू भाजपा। भाजपा के लिए हर इलेक्शन एक बैटल ग्राउंड है, वो उसको जीतने के लिए ही जाते हैं वहाँ पे। वो बाद में हार जाएँ, जीत जाएँ, कम सीट आए या मार्जिन से जीते, वो अलग बात है, लेकिन वो हर चुनाव को जीतने के लिए लड़ते हैं,
और उसमें पूरा जो उनके पास स्टार प्रचारक है तो स्टार प्रचारक, नीतिकार है तो नीतिकार, कैंपेनिंग है तो कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर जो भी उनके सिस्टमैटिक पास मीन्स है उसको स्ट्रक्चर है। यूज करो, सिस्टमैटिक प्रॉपर स्ट्रक्चर। सिस्टम। अच्छा, इंडी अलायंस में उसमें टीएमसी भी आ जाती है, सभी आ जाते हैं। इनको देखकर उन्होंने कॉपी करना शुरू किया। स्टार प्रचारक ये कॉन्सेप्ट बीजेपी ने लॉन्च किया, अपने सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना किसी जगह, वो करने के लिए, प्रचार करने के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। दिस वाज स्टार्टेड बाय बीजेपी एंड देन लेटर ऑन कॉपीड बाय द अदर्स आल्सो। पर इंटरेस्टिंग ये कि ममता ने किसी को नहीं बुलाया, देखिए। स्टालिन, राहुल गांधी तो खुद आज कूद पड़े, बट सॉरी फॉर दैट, खुद कूद पड़े वो अलग बात है, बट ममता ने किसी को नहीं बुलाया। हाँ, देखिए ममता के मतलब लोकसभा में तो आए थे लोग, उनके यहाँ भी लोग आते रहते हैं, किसी ने सपोर्ट जाहिर करा मीडिया में। आजकल तो देखिए कैंपेन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मीडिया में किसने क्या कहा। मैंने जाके 1 लाख लोगों को संबोधित कर दिया, 50,000 लोगों को संबोधित कर दिया, लेकिन उसकी जो रील पूरे क्षेत्र में चलेगी, वो तो वीडियो चलेगी। तो अखिलेश यादव ने अपना सपोर्ट दिखाया है, आम आदमी पार्टी ने अपना सपोर्ट दिखाया है, सब लोग एसआईआर के खिलाफ में बोलते रहे, तो लोगों ने सपोर्ट दिखा दिया अपना। हाँ, किसी ने कैंपेन नहीं करा हो जाके, वो अलग बात हो सकती है। क्योंकि देखिए ये जो इंडिया अलायंस है वो भी तो क्यों क्यों नहीं आ पा रहा है कोई और? क्योंकि अगर आप आएँगे तो आप कांग्रेस, क्योंकि वहाँ कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, वहाँ लेफ्ट भी चुनाव लड़ रही है, तो आपकी जो पूरी खिचड़ी है वो पक जाएगी। अगर अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव ममता के लिए कैन्वसिंग करने जा रहे हैं, तो वो केवल भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ भी कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे? राहुल गांधी के साथ तो चुनाव लड़ना है उनको, इसलिए वो जानबूझ के नहीं, उनको मतलब मुश्किल हो रही है जाने में। इसलिए वो इंडी गठबंधन जो आपने बोला वो मज़ाक है इस समय ना। और अभी 3 इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें बताता हूँ आपको ना। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट अलग-अलग, आपस में भी साथ नहीं है, अलग-अलग टीएमसी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भी अलग-अलग हैं और टीएमसी के खिलाफ भी हैं, पहली बात। अभी दूसरा चुनाव भी चल रहा है तमिलनाडु, जहाँ पे लेफ्ट के दोनों धड़े, डीएमके का जो कोalition है उसके साथ है। आप कॉमेडी देख रही हैं? और जहाँ 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 और वहाँ पे कांग्रेस भी है उसमें, उस डीएमके के धड़े में कांग्रेस भी है। और अगर आप इधर चले जाएँ केरला, तो वहाँ पे जो लेफ्ट है वो एक कोalition की धुरी है और कांग्रेस दूसरे कोalition की धुरी है। तो वहाँ पे वो बिल्कुल जक्सपोज़ अपोज़िट है और जहाँ पे वो सत्ता में दोनों भी आ सकते हैं। तो ये कहाँ का इंडी अलायंस है? मतलब आप कह ही क्यों रहे हैं इसको इंडी अलायंस? ये शब्द है क्यों? इस शब्द को खत्म कर दीजिए, इसको भस्म कर दीजिए, धुआँ कर दीजिए। क्योंकि बचा ही नहीं है ना, ये कॉमेडी क्या है? जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या आपने? कि मैं कहीं साथ में लड़ूँगा, कहीं अलग लड़ूँगा, कहीं कोalition में लड़ूँगा, कहीं दिखता हुआ लड़ूँगा, ये क्या मतलब? भई ये सोशल मीडिया के ज़माने में बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं बता रहा हूँ ये प्री सोशल मीडिया की राजनीति को आज भी थोपना चाह रहे हैं, कि मैं कुछ भी कर दूँगा और जनता मान जाएगी। तो हम्म। 2024 में तो वो साथ में थे। 2024 में साथ में थे, ममता बनर्जी गाली देती थी बंगाली में कांग्रेस को और यहाँ पे खड़े होके इंग्लिश में उनके लोग सपोर्ट में बात करते हैं। जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लोग इंग्लिश मीडिया सुन के मान लेंगे, भई जनता आजकल वो बंगाली वाले का भी ट्रांसलेशन कर देती है इंग्लिश हिंदी। तो ये जनता को बेवकूफ़ समझना कि मैं यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर दूँगी, यहाँ एंटी बोल दूँगी, अब तो इससे नहीं चलेगा। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन तो यूट्यूब भी कर देता है, ट्रांसलेशन ट्विटर भी कर देता है, इंस्टा कर भी कर देता है, देता है, चैट जीपीटी सब कर देते हैं ट्रांसलेशन। सब कर तो देते आप हैं, तो कितना छुपाओगे? बट इतना छुपाओगे नहीं चलेगा वो। कितना छुपाओगे? सर, वन ऑफ द सेफोलॉजिस्ट who's been proven only once wrong, जो उनका हुँ, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। ही इज़ कौन गिवन है अ ये क्लियर बताएँगे? मार्जिन टू, मैं शेयर करती हूँ सर, स्क्रीन के ऊपर ओके, शेयर कर देती हूँ ओके। सो दैट जी, जी, जी। पीपल आल्सो गेट टू नो हिज नेम। हुँ, अभी तक एक बार गलत साबित हुए हैं हुँ, और ही सेज बीजेपी इज कमिंग, बट आई विल हुँ। नॉट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, क्योंकि कांटे की टक्कर है। तो जब हाँ, तक हाँ। 4 मई को वो रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, तब तक तो मैं नहीं हाँ, मानूंगी। दिस इज हाँ। प्रिय बंधु सुधाशील, द सेफोलॉजिस्ट हु सुधांशु। गॉट हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग ओनली वंस इन पास्ट 2 डिकेड्स। मतलब ये ओके। 4 लोकसभा तो देख ही चुके हैं उसके हिसाब से, अगर मैं कहूँ। हाँ, प्रिडिक्ट्स अ हाँ। बीजेपी विन इन 2026 इलेक्शंस वेस्ट हुँ, बंगाल। और हुँ, ये हुँ, हाँ, 1 दिन का 2 दिन का हो गया इनका प्रिडिक्शन। हुँ, सट्टा बाजार की भी माने तो सट्टा बाजार भी बढ़ा हुँ, कल शाम तक, परसों शाम तक एकदम टाइट पे थे। मतलब दे वर लाइक कि हुँ, हुँ, इसको 2 नंबर, उसको 2 नंबर, ऐसा कि एकदम कांटे की टक्कर थी। दे हुँ। रोट अ बिग क्लॉज़ जो कि बहुत कम होता है। बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में। These हुँ। numbers are to be revised on 23rd night after the voting pattern. So अरे यानी everybody, इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो एटलीस्ट पब्लिक व्यू में है वो टक्कर कांटे की है। जैसे मैंने बताया हर बूथ पे मात्र 35 से 40 वोट की टक्कर है और जितने भी सेफोलिस्ट हैं, मेरी भी बात हुई उनसे कहा था कि बंगाल में सेफोलॉजी करना सबसे मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे जो जनता का जो ममता जी का डर है, जो पॉलिटिकल वायलेंस उन्होंने देखी है, उस पे वो बात ही नहीं करते हैं। आपको वो सही बताते भी नहीं है। जो भाजपा का वोटर है, वो भी कुछ आँखें चुरा के भाग जाता है या कुछ और बोल देता है।
तो क्योंकि उसे पता है कि पॉलिटिकल वायलेंस कार्यकर्ताओं के साथ होता है, पॉलिटिकल वायलेंस जो भी फेवर करता है पब्लिकली, मान लिया कैमरे में आ गया, तो पता लग जाएगा, वहाँ का आदमी आपको पीटने आ जाएगा शाम को। इसलिए वहाँ पे आपको ट्रू ओपिनियन कभी मिल नहीं पाती। जहाँ इतना पॉलिटिकल वायलेंस होता है एक्जिस्टिंग सरकार का, वहाँ पे सिपॉलॉजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। या फिर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नया फैक्टर होता है। तमिलनाडु में भी पैरेलली मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे विजय फैक्टर है। वो पहली बार राजनीति में आए हैं, वो हीरो हैं, वो बहुत फेमस हैं, उनकी रैली में बहुत सारे लाखों लोग आते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होंगे क्या? पुराना पैटर्न को एनालाइज़ करना आसान होता है। भई डीएमके, एडीएमके, बीजेपी, कांग्रेस, बाकी छोटे दल। लेकिन जैसे ही नया फैक्टर आता है, तब मुश्किल होता है या जहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस इतना ज़्यादा होता है कि वोटर बोल ही ना पाए क्या उसका प्रोस्पेक्टिव वोट क्या है, वहाँ पे भी सिपॉलॉजी मुश्किल होती है। इसीलिए मेरे ख्याल से कांटे की टक्कर और कोई बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। सर देखते हैं सर व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस वन जो अभी आज हो रहा है? महिलाओं का तो दबदबा है ही, वही दिख रहा है इस फेज़ में अगेन। हाँ, जी। देखिए वेस्ट बंगाल का चुनाव इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, खासकर जो बॉर्डर स्टेट होता है और वो भी बांग्लादेश जैसे देश से बॉर्डर स्टेट होता है, वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट देश है। जो मुझे याद है संघ के किसी कार्यकर्ता ने या बीएल संतोष जी ने कहा था कि जो वेस्ट बंगाल की विक्ट्री है, वो पार्टी के लिए केवल एक इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं है, वो सिविलाइजेशनल विक्ट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब सिविलाइजेशनल विक्ट्री आप किसी चीज़ से आज़ादी से कहते हैं कि भाई जब भारत ने आज़ादी ली, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीएमसी एक नॉर्मल सरकार होती जो कुछ कर रही होती तो अलग बात थी। यहाँ पे क्या है, वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए घुसपैठ को भी बढ़ावा देंगे। वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको पता है 2019 में पीएम किसान स्कीम आई, आपको याद होगा जिसमें 2000 रुपए किसानों को मिलते हैं 3 बार मतलब 6000 रुपए मिलते हैं साल में। सरकार ने हर स्टेट गवर्नमेंट से डेटा माँगा, किसानों का डेटा माँगा और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे भेजती है। सीधे क्यों भेजती है? जिससे वो राजीव गांधी वाला फॉर्मूला ना लगे कि ₹1 चलेगा तो 85 पैसे कट जाएगा और 15 ही पैसे पहुँचेगा। अब नरेंद्र मोदी अगर ₹1 भेजते हैं तो ₹1 जनता के खाते में पहुँचता है, तो उन्होंने सबका डेटा मँगवाया। ममता बनर्जी ने 2 साल तक डेटा नहीं दिया गायत्री जी। क्यों नहीं दिया डेटा? क्योंकि जब एसएमएस जाएगा, कि पैसा आ गया है, तो लोग मोदी की वाहवाही करेंगे, 2021 के चुनाव में क्या होगा? मेरे किसान भाड़ में जाएँ। और जब 2021 का चुनाव वो जीत गए तब उन्होंने डेटा दिया। और नरेंद्र मोदी की सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने 2 साल का एरियर भी किसानों को दिया, कि आपकी सरकार ने डेटा नहीं दिया था लेकिन पैसा तो आपका बनता था। तो 2000 जो 19 का पैसा था, 2020 का पैसा था वो भी दिया, 2021 का पैसा तो दिया ही। ऐसे उन्होंने बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट करी कि अगर मैं इनको इम्प्लीमेंट कर दूँगी, तो नरेंद्र मोदी का यश बढ़ जाएगा, उसका नाम बढ़ जाएगा। जो ऐसे गवर्न करता है, मतलब उस सोच जिन्हें उसको जनता की कोई फ़िक्र नहीं है, वो सब बाकी जो बातें हैं वो सब थोथली है। वो सब केवल एक फ़ॉल्स स्पीकिंग है। जनता ये, जनता वो, महिला ये, महिलाओं की स्कीमें ही लागू नहीं करती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मोदी फेमस हो जाएँगे। तो इस तरह की सरकारों को तो जाना ही चाहिए। इनका कालचक्र तो खत्म होना ही होना चाहिए। जिसको देखिए संदेश खली पे तरस नहीं आया, जिसको आरजी कार पे तरस नहीं आया, जहाँ पे लव जिहाद हो रहा है उसको लव अफेयर बता रही हैं। एक बुड्ढी के मतलब एक बुड्ढे के बीच में आई एम वेरी वेरी गुड अबाउट माय वर्ड्स। बुड्ढे के बीच में और एक यंग छोटी बच्ची के बीच में उसको लव अफेयर का नाम दे रही हैं। तो ऐसी महिला मुख्यमंत्री ना हो तो ज्यादा अच्छा है, किसी भी प्रदेश के हाँ, लिए मतलब उनमें श्राप है। महिला का एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है ना। लोग कहते हैं कि महिलाएँ तो महिलाओं की बड़ी संवेदनशील होंगी, लेकिन मुझे तो संवेदनशीलता कहीं नहीं दिखी वो। अभी तो उनके पास इतने सारे केस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि ईडी के काम में कार्रवाई में कुछ भी दखल देना कोई भी सीएम नहीं कर सकता है। उन पे कल्पेबल चार्ज लगना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जब ईडी के दफ्तर जब ईडी जाँच कर रही थी तो वहाँ से कुछ फाइलें और मोबाइल फ़ोन उठा के ले आई, हार्ड डिस्क उठा के ले गई। तो इस तरह से सरकारें चलाना कि सीबीआई ऑपरेट नहीं कर सकती, ईडी ने ऑपरेट नहीं कर सकती, भारत सरकार की स्कीमें नहीं चलेंगी, किसी को रैली करनी है तो उसमें दिक्कत होगी। मतलब एक बनाना रिपब्लिक चलानी है, वो मतलब कुछ रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल चलाना चाहती थी। जो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल की जो सुधी जनता है, वो अब डर से बाहर आएगी, जिसका जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि छावनी जैसी बन चुकी है। लेकिन वो छावनी अच्छी है क्योंकि जो डर है उसको मिटाना पड़ेगा। लोग अपनी वोटिंग चॉइस को अगर ढंग से कास्ट कर देते हैं इस बार पोलिंग बूथ पे, तो ममता जी का अंत पक्का है। अंत पक्का है और जहां तक लग रहा है कई जगह जहां पे भी वॉयलेंस की न्यूज आ रही है सारी जगह रीपोलिंग होगी और रीपोलिंग से पैसे पहले शाह जी ऐसे बैठे रहेंगे क्या? मजाक है कि गृह मंत्री को बुला के आपने 15 दिन वहां बिठा लिया। यू वेंट टू दैट एक्सटेंट। इतना आपने अपना वॉयलेंट रूप दिखा दिया। इस तरीके का रूप तो जब हमारा सर वो रामायण और महाभारत का समय था तो राक्षसी और ताड़का और शूर्पणखा दिखाती थी। आप तो महिला हैं। आपने महिला होके इतना बढ़िया रूप दिखाया तो बैठे हैं वो लोग। तो अब अरे तरीका है, आपके वो वही हिसाब से तरीका है बिकॉज़ जब वही आपको तरीका आपका है। कोई कोई मतलब आपको अगर फिर देखिए व्हाट इज़ भाजपा लुकिंग फॉर अ फेयर इलेक्शन। आप फेयर इलेक्शन होने दीजिए, बस दैट्स ऑल। क्योंकि यही तो
बड़े से बड़े सिपोलॉजिस्ट ने, मैंने सुना पिछले 20 दिन में कि वेस्ट बंगाल में भाजपा सरकार आ रही है, अगर पोलिंग फेयर हो जाए। पोलिंग फेयर हो जाए, फेक वोटर वोटर ना डालें और कुछ तबकों को, जो भाजपा का वोटर है, उसको वोट डालने से ना रोका जाए। अगर ये दोनों सर एलिमेंट हो गए, मैं तो तो ये भाजपा चुनाव। कहती हूँ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। साम दाम दंड भेद। क्योंकि ये मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था, मैं हमेशा एक लाइन बोलती थी अपने शोज में, जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात होती थी, बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर आर ब्लाइंड स्पॉट्स। और जितना नुकसान पाकिस्तान ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान हमारा बांग्लादेश की साइड से होता रहा है, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंज। आधार कार्ड वहां से पूरा का पूरा ये सुरंगे खोदना, फेक डॉक्यूमेंट्स, और यू नेम इट एंड यू हैव इट। तस्करी से लेके हर चीज तक हो रही है वहां नहीं, से। वो ज़्यादा बिल्कुल आईएसआई आपने कहा, जो नेपाल आईएसआई के बॉर्डर लोग है। घुस रहे हैं, अलकायदा के लोग घुस रहे हैं, आईएसआईएस के लोग घुस रहे हैं, वहां से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये लुंगी छाप लोग वहां पे, मतलब इट इज बिकमिंग नोटोरियस, पूरे देश में फैल रहे हैं एक फोड़े की तरह वहां से। तो साम दाम दंड भेद, खरीदना पड़े बेचना पड़े, एवरीथिंग इज फेयर जब देश को बचाना है। लेट इट हैपन। अगर वहां का कल्चर ही ऐसा है, आप कब तक करेंगे सर? गुंडे से अगर आप लड़ना है तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा, आप उसके सामने हाथ जोड़ के तो नहीं खड़े हो सकते ना। सो आई थिंक लेट इट बी, एंड दिस मेरे हैज ख्याल टू से बी देयर। बंगाल की जनता भी इसको देख रही है, वो तो उसको झेल रही है। उन्होंने भी, और जैसे मैंने आपका कहा, और जगह का विकास देखा है, कैसे भारत के अलग-अलग प्रदेश पूरे विश्व में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और कलकत्ता तो इस हिंदू भाव की पॉलिटिकल भूमि रही है। यहीं से एक तरह से भारतीय जनसंघ शुरू हुआ था। जो पहली 3 सीटें भाजपा ने 1951 चुनाव में जीती थी, उनमें से 2 सीटें बंगाल से जीती थी। उसके बाद वो उसमें काबिज़ नहीं रह पाई। और अगर भाजपा आती है सरकार में, तो जो जो हिंदू थॉट है, जो भारतीय जनसंघ से शुरू हुआ, उसका भी एक तरह से सर्किल बैक होगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो सच्ची श्रद्धांजलि है, वही होगी कि उन्होंने पहली सीट, वो खुद बंगाल से आते थे, मेधावी व्यक्ति थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वीसी भी रहे। पहली सीट, जो मैंने 3 सीटें बताई, उनमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सीट जीती थी, एक और बंगाली व्यक्ति ने जीती थी। और जब बंगाल में सरकार बनेगी भाजपा की, पहला भाजपा का बंगाली मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो मेरे ख्याल से वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। आज जाकर वोट जरूर करिएगा। जय हिंद।